गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ 10th बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें टोटल जो है वो आपको 85 प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस सवाल को ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इसी सारे में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में जो पेड़ पौधा होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन होता है, वो किस भाग में होता है? यानी कि पेड़ पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि जो जल होता है प्यारे बच्चों, जड़ से जल जाता है तना यानी कि पत्ती तक, और पत्ती उसे वाष्प बना के क्या करता है, उड़ा देता है। तो वाष्प बना के जो पत्ती क्या करता है, जल को उड़ाता है, उसी क्रिया को क्या बोला जाता है, वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। यानी कि ये मान लीजिए कि ये पत्ता है, ठीक है, ये पत्ती है पेड़ का, तो इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, यानी इसको रंध्र बोला जाता है। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो इसी छिद्र से क्या करता है पेड़ पौधे कि जल को क्या करता है, वाष्प बना के उड़ाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि रंध्र किस में पाए जाते हैं? तो रंध्र जो है वो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पत्ता में। पेड़ जो होता है पेड़ पौधा, उसके पत्ता में रंध्र पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है आपका, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? जो पेड़ पौधा होते हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो पेड़ पौधा में गैसों का आदान प्रदान जो है वो, ये पत्ती है, इसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं यानी कि जो रंध्र होते हैं, इसी से पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो रंध्रों से होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? यानी कि जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जब अपना भोजन बनाते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है? तो हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उसके लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, यानी कि हरित लवक जो होता है वो आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, ये सभी जो है वो आवश्यक होते हैं। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसकी पत्तियां जो है वो हरा किसके कारण होती है? तो उसकी पत्तियां हरा जो है वो हरित लवक के कारण होती है। ये आपको याद रखना है, यानी कि क्लोरोफिल के कारण होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। और क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग जो है वो हरा होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है,
मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो जो मैग्नीशियम है यह क्लोरोफिल में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो जब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उसके बाद क्या चीज़ का प्राप्ति होता है? तो ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र जो है C6H12O6 होता है। ये आपको याद रखना है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। ये आपको याद रखना है, पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। और उत्पादक क्यों कहलाते हैं? तो ये अपना भोजन जो है वो खुद से बना लेते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी कि खुद से बना लेते हैं। इसलिए हरे पेड़ पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है आपका, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कौन सा गैस का उपयोग होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। यानी कि जब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उस क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो अभी हम आपको तुरंत ही बताए हैं कि जब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उससे जो है वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और बाहर किस चीज़ को छोड़ते हैं? कौन सा गैस को? तो बाहर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये आपको याद रखना है। यानी कि जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं वायुमंडल में। ये आपको याद रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और हरे पेड़ पौधे जो है वो क्या लेते हैं? श्वसन में क्या लेते हैं हरे पेड़ पौधे? तो श्वसन में हरे पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दिन में जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जब भी पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। और जो हरे पेड़ पौधे या फिर कोई भी जीव है वो क्या श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करता है? तो श्वसन में वो ऑक्सीजन का उपयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे जो है वो कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। जो हम लोग जो गैस लेते हैं वही पेड़ पौधा भी और कोई सा भी जीव भी लेता है जो सजीव होता है वो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये आपको याद रखना है। इसका एक ट्रिक है, जौ से जाइलम और जौ से जल परिवहन। यानी कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है? जल का परिवहन करता है। क्या करता है? जाइलम जल का परिवहन करता है। तो जौ से जाइलम, इसका ट्रिक आपको बन गया कि जौ से जाइलम और जौ से जल का परिवहन। जब भी आएगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल का परिवहन करता है। ये आपको याद रखना है। यानी कि जाइलम का काम क्या होता है? तो जल का परिवहन करना।
और ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि जाइलम किस दिशा में गति करता है। तो जाइलम जमीन से जल निकाल कर क्या करता है, ऊपर ले जाता है, यानी कि ये नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की दिशा में गति करता है। ये आपको याद रखना है, जाइलम नीचे से ऊपर की दिशा में गति करता है। क्या करता है, नीचे से ऊपर की दिशा में गति करता है। ये आपको याद रखना है, यानी कि यह क्या करता है, जड़ से क्या करता है, जल को ऊपर यानी कि तना यानी कि पत्ती तक पहुंचाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जो फ्लोएम होता है, जो पेड़ पौधे में की पत्तियों में जो भोजन बना हुआ रहता है, फ्लोएम क्या करता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में जो भोजन बना होता है, उस भोजन को पेड़ पौधों के हर एक पार्ट में पहुंचाता है। तो फ्लोएम जो होता है वह किस दिशा में, जब भी पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि फ्लोएम किस दिशा में गति करता है, तो फ्लोएम जो होता है वह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों दिशा में गति करता है। ये आपको याद रखना है, फ्लोएम नीचे से ऊपर की दिशा में भी गति करता है और ऊपर से नीचे की दिशा में भी गति करता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर भी जाएगा और ऊपर से नीचे की ओर भी आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो जाइलम होता है वह केवल एक दिशा में गति करता है। कौन सी दिशा में, तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है जाइलम। और जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है। ये आपको याद रखना है। और जो फ्लोएम होता है वह किसका परिवहन करता है, तो फ्लोएम जो होता है वह भोजन का परिवहन करता है। ये आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। और फ्लोएम किस दिशा में गति करता है, तो फ्लोएम जो है वो नीचे से ऊपर की दिशा में और ऊपर से नीचे की ओर दोनों ओर गति करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पेड़ पौधे में श्वसन, पेड़ पौधों श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। तो हम आपको अभी तुरंत ही बताए थे कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो श्वसन में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी कि पेड़ पौधे या कोई सा भी जीव जो है वो श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करता है, ऑक्सीजन का उपयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। और हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जब क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सा गैस बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन के दौरान कौन सा गैस बाहर निकालते हैं, तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है उसको बाहर निकालते हैं। यानी कि श्वसन के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से बाहर छोड़ते हैं। ये आपको याद रखना है। और पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। लेकिन श्वसन के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि हरे पेड़ पौधे जो हैं वो जब अपना भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो वो ऑक्सीजन को कहाँ से लाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जड़ से क्या जाता है, पेड़ पौधे को जल जाता है। जड़ से जल लेता है पेड़ पौधा, यानी कि जो मिट्टी से जल लेता है। ये आपको याद रखना है। तो जब मिट्टी से जल लेता है हरे पेड़ पौधा, तो जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O। तो इसी ऑक्सीजन को क्या करता है कि जब भोजन बनाता है तो इसी ऑक्सीजन को क्या करता है, पेड़ पौधे
वायुमंडल में ऑक्सीजन के रूप में छोड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो जल है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है आपका, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। जो रक्षी कोशिकाएं होती है यानी कि जो गार्ड कोशिकाएं होती है, रक्षी कोशिकाएं, और इसी को इंग्लिश में दे देगा गार्ड कोशिकाएं। तो गार्ड कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती है, यानी कि जो रक्षी कोशिकाएं होती है वह कहाँ पे पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं पेड़ पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल है आपका, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं यानी कि अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और ग्लूकोज का सूत्र जो होता है वो C6H12 और O6 होता है। ये क्वेश्चन दोबारा आपको रिपीट हो गया है, इससे पहले अभी हम इसी वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बताए हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, हरे पौधे में कौन सा पोषण होता है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो उसमें कौन सा पोषण होता है? तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन वो खुद से बनाते हैं, यानी कि स्वयं बना लेते हैं। तो हरे पेड़ पौधे में कौन सा पोषण होता है? तो हरे पेड़ पौधे में जो है वो स्वपोषी पोषण होता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। हरे पेड़ पौधे में जब भी क्वेश्चन आएगा कि हरे पेड़ पौधे में कौन सा पोषण होता है, तो हरे पेड़ पौधे में स्वपोषी पोषण होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है आपका, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट होते हैं, उसमें श्वसन अंग क्या है? उसका श्वसन यानी कि वह किस चीज से सांस लेते हैं? तो जो कीट होते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उसका तो नाक होता नहीं है, तो उसके त्वचा पर क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे उसके त्वचा पे क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? तो इस छिद्र को ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस छिद्र को ट्रैकिया बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इसके त्वचा पर क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, और इसी छिद्र को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या है, तो कीटों में प्रमुख श्वसन अंग जो है वो ट्रैकिया है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ट्रैकिया। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? वायवीय भागों से जल की निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? यानी पेड़ पौधा में जल जब बाहर निकलता है, पेड़ पौधा में जब जल बाहर निकलता है, जल कैसे बाहर निकलता है? तो जल जो है वो वाष्प बनकर बाहर निकलता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। जब हरे पेड़ पौधे में जल जब बाहर निकलता है, यानी कि जल किससे बाहर निकलता है? तो पत्तियों से बाहर निकलता है। तो पत्ती जो है उसको वाष्प बनाकर क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो इसी क्रिया को क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? यानी कि जो ऐसी कौन सी क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है, सभी जीव उसको उपयोग करते हैं? कौन सा क्रिया है? तो श्वसन की जो क्रिया है उसको सभी सजीव जो है वो सभी जीव जो है वो उसको उपयोग करते हैं, श्वसन की क्रिया को। कौन सी क्रिया को? तो श्वसन की क्रिया जो होती है वो सभी जीव के लिए, जो भी मतलब कि सजीव है, जो भी जीवित जीव है, उसके लिए श्वसन की क्रिया जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी है, यानी कि बहुत ही अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। तो कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन की जो क्रिया है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है?
यानी कि छिद्रों से जो गैस निकलते हैं, पेड़ पौधों के छिद्रों से जो गैस निकलते हैं पेड़ पौधों ये, तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है? तो इस क्रिया को विसरण बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। जब भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो गैसों के निष्कासन के लिए जो है वो विसरण की क्रिया का उपयोग होता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। यानी कि जो छिद्रों से पेड़ पौधों की पत्तियों में जो छिद्रों से गैस निकलता है बाहर, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको विसरण बोला जाता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है? क्लोरोफिल जो वर्णक है यानी कि जो हरित लवक है उसका रंग कैसा है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है वो हरा है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। और इसी हरे रंग के कारण पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है पेड़ पौधों की पत्तियों में। और क्लोरोफिल कैसा है? तो क्लोरोफिल का रंग जो है वो हरा है। इसी कारण से हरे पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है आपका, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो होते हैं यानी कि जो कवक होते हैं उसमें पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक जो होते हैं वो कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? तो जो कवक होते हैं वो सड़े गले मरे जीव जंतु पे उत्पन्न होते हैं। कवक सड़े गले मरे जो मृत जीव होगा उसी पे कवक क्या होगा कि कवक का जन्म होगा। और उसी को क्या करते हैं? कवक जो सड़े गले मरे जीव जंतु होते हैं उसी को कवक अपना भोजन बनाता है। तो कवक में कौन सा पोषण होता है? पोषण का कौन सा विधि होता है? तो कवक में मृतजीवी पोषण होता है। ये आपको याद रखना है। यानी कि ये मरे हुए जीव जंतु को खाता है कवक। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहेगा? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना रहेगा। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। और प्रकाश संश्लेषण जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, ये क्या किया कि श्वसन में ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया बाहर निकाला। लेकिन ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या किए कि वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या किए कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किए और क्या किए, इसको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस का क्या किए कि वो ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाले। यानी कि मनुष्य क्या करता है कि यानी कि श्वसन में क्या होता है? तो श्वसन में जो है वो कोई भी जीव जो है वो श्वसन करता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस का उपयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, यानी कि वायुमंडल में छोड़ता है। लेकिन जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं कि बाहर छोड़ते हैं। तो इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ये आपको याद रखना है। जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, यानी कि वातावरण में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बना रहता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और हरे पेड़ पौधे जो है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यदि हम इसको काट देते हैं तो फिर दुनिया में ऐसा एक भी अगर पेड़ ना रहे तो ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जो जीवित रहेगा, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी आदमी जीवित नहीं रहेगा। और ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो पेड़ पौधे के द्वारा ही ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वातावरण में। तो जब हम पेड़ पौधे को ही नष्ट कर देंगे तो फिर ऑक्सीजन बनना ही नष्ट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा कि धरती पे एक भी मतलब मनुष्य जो है वो जीवित नहीं रहेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा जो होता है वो पौधे के किस अंग में पाया जाता है?
तो स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा यानी कि ये इंग्लिश नाम है, इसको रंध्र बोला जाता है हिंदी में। स्टोमाटा ये इंग्लिश नाम है, इसको रंध्र बोला जाता है हिंदी में। तो रंध्र पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो रंध्र जो होता है वो हम आपको बताए हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में ये छोटे छोटे क्या होता है? छिद्र होता है। इसी को क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है। तो स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन देके आपको कंफ्यूज कर सकता है बोर्ड एग्जाम, ऐसा करता है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो हरित लवक है, ये आपको याद रखना है, यानी कि क्लोरोफिल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। और ये प्रकाश संश्लेषी अंग कैसे है? हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो कैसे है? हरित लवक। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसका अवशोषण करता है कौन? क्लोरोफिल। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, यानी कि प्रकाश को कौन सोखता है? तो प्रकाश को जो है वो हरित लवक सोखता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी कि जब सूर्य रहता है। तो सूर्य भगवान कब रहते हैं? तो दिन में रहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगा? तो दिन में होगा, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। इसीलिए बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो दिन में होता है। इसीलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ पौधों के नीचे जो है वो नहीं सोना चाहिए। रात में बड़े बड़े पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को पेड़ पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, और क्या करते हैं कि श्वसन में वो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसी के कारण जो है बोला जाता है कि रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो वहां पे उस सारे जगह पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैला हुआ रहेगा, और जो इंसान उस पेड़ के नीचे सोएगा उसको क्या होगा कि दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है? जो मछली होती है वह किस अंग से श्वसन करती है? तो मछली जो होती है वह गलफरों से, यानी कि गिल्स से श्वसन करती है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। और ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, मछली को क्या बोला जाता है? मत्स्य। मत्स्य किस अंग से श्वसन करता है? तो मत्स्य जो होती है वह गिल्स से श्वसन करती है, यानी कि गलफरा से श्वसन करती है, ये आपको याद रखना है। गलफरा का इंग्लिश नाम क्या है? गिल्स है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ग्रहणी भाग होता है। जो ग्रहणी होता है वो किसका भाग होता है? तो ग्रहणी जो होता है ना वो छोटी आंत का भाग होता है, ये आपको याद रखना है। ग्रहणी किसका भाग होता है? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। और जो छोटी आंत होती है यह सबसे लंबी आंत होती है, यानी कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि आहार नाल में सबसे लंबा कौन होता है? आहार नाल में सबसे लंबा कौन होता है? तो छोटी आंत होती है, ये आपको याद रखना है। और हमारा भोजन जो है पूरी तरीके से कहाँ पे पचता है? तो पूरी तरीके से छोटी आंत में पचता है, ये आपको याद रखना है। हमारा भोजन पूरी तरीके से छोटी आंत में पचता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र जो है
वह किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो कॉकरोच में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो किस में नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन कॉकरोच में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन कॉकरोच में नहीं होता है, यानी कि कॉकरोच का जो खून का रंग जो होता है ना वो आपको उजला दिखाई देगा, ठीक है, उजला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है कॉकरोच में। और खून का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। लेकिन कॉकरोच में हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है, तो इसका रंग, खून का रंग लाल कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए कॉकरोच में खून का रंग जो होता है वो उजला दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो कॉकरोच में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। और कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो कॉकरोच में 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़ी पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो श्वसन भी जो है ना वो 2 प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। जो वायवीय श्वसन होता है ना वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो अवायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये आपको याद रखना है कि श्वसन जो है वह 2 प्रकार का है। कौन कौन? तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कैसे होता है? तो वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है ना वो अवायवीय श्वसन में बनता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है और इथाइल अल्कोहल। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क यानी कि जो किडनी है वह एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो किडनी क्या करता है, यानी कि जो मनुष्य का वृक्क होता है यानी कि जो किडनी होता है वो क्या करता है? तो किडनी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालता है। कौन? वृक्क। कौन बाहर निकलता है? तो वृक्क बाहर निकलता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो जो उत्सर्जन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। यानी कि मनुष्य क्या करता है, वृक्क क्या करता है? वृक्क का काम क्या होता है? तो वृक्क का काम जो होता है वो जितने भी शरीर में, यानी कि जो मानव शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जितने भी बेकार पदार्थ होता है उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। तो ये आपको याद रखना है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? जो उत्सर्जन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? मतलब कि कितने, मतलब कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ, चेम्बर, वेस में या कितने भाग पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में जो है, मानव का जो हृदय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वेस में दिया हुआ है 4 वेस में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 वेस में। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? तो मानव हृदय जो होते हैं उसमें कितने वेस में पाए जाते हैं? यहाँ पे होता मानव हृदय में कितने वेस में पाए जाते हैं? तो 4 वेस में पाए जाते हैं। यहाँ पे वेस में के जगह पे आपको कोष्ठ भी दे देगा, चेम्बर भी दे देगा और भाग भी दे देगा। पूछ देगा आपको कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, या फिर मानव हृदय में कितने चेम्बर पाए जाते हैं, या फिर मानव हृदय का भाग जो है वो मानव हृदय का भाग कितना हो है, मानव हृदय को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है?
जो कोशिका झिल्ली है वो किस प्रकार की झिल्ली है? तो जो कोशिका झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? यानी कि जब दूध से दही जमता है तो उसमें कौन सी क्रिया होती है? तो जब दूध से दही जमेगा तो उसमें किण्वन की क्रिया होगी, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। यानी कि जब दूध जब दही में जमता है, दूध जब दही में कौन सी क्रिया के कारण जमता है? तो किण्वन की क्रिया के कारण जमता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध से जो दही जमता है वह किस जीवाणु के कारण जमता है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण जमता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो उसमें उत्पन्न होता है, उसी के कारण दूध जो है वह क्या होता है? दही में जमता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो मानव में डायलिसिस थैली जो है वो नेफ्रॉन है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है? अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि मत्स्य यानी कि जो मछली होता है, मछली को बोला गया है, तो मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मछली जो है वो किससे सांस लेता है? तो मछली जो होता है वो गलफरा से सांस लेता है, यानी कि गिल्स से सांस लेता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला सवाल है आपका, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो शरीर में भोजन पचता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? टूटता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? सांस लेते हैं तो कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, रक्त क्या है? रक्त क्या है? यानी कि जो खून है वह क्या है? तो जो रक्त है वह एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। तो ये आपको याद रखना है कि रक्त यानी कि जो खून है वो क्या है? तो खून जो है वो उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, ये आपको याद रखना है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि खून का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, ये आपको याद रखना है। और खून का रंग जो है वो लाल क्यों होता है? खून का रंग लाल होता है ना, खून का रंग लाल दिखाई क्यों पड़ता है? तो खून का रंग लाल इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके कारण जो है खून का रंग लाल होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन है जो उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग कौन है? तो वृक्क है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल है आपका, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। यानी कि रक्त में जब यानी कि खून में आयरन की जब कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो जब खून में आयरन की कमी हो जाएगा तो एनीमिया उत्पन्न होगा। कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। यानी कि जब रक्त में आयरन की कमी होती है, रक्त में खून की यानी कि जब खून में आयरन की कमी हो जाती है यानी कि लोहा की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। इसलिए बोला जाता है कि हरा साग सब्जी खाना चाहिए, हरा साग सब्जी खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरा साग सब्जी में आयरन यानी कि लोहा जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यदि जो व्यक्ति हरा साग सब्जी खाते हैं उनके शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमें हरा साग सब्जी खाना चाहिए, नहीं तो यही एनीमिया रोग हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है?
तो कुटपाद जो होता है ना वो अमीबा में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो भोजन होता है, जो भोजन छोटी आंत में जाता है, यानी कि हमारा भोजन जो पूरी तरीके से छोटी आंत में जाता है, पहुँचता यानी कि पचता है, पूरी तरीके से हमारा भोजन कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में पचता है। तो छोटी आंत में भोजन को कौन ले जाता है, यानी कि कौन, किसके द्वारा जो है भोजन छोटी आंत में जाता है, तो यही कुटपाद के द्वारा ही भोजन जो है वो छोटी आंत में जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मानव हृदय का औसत अनुशीतलन दाब है। मानव हृदय का औसत अनुशीतलन दाब है लगभग कितना है औसत अनुशीतलन दाब, तो अ से अनुशीतलन और अ से 80, ये एक ट्रिक बन जाता है आपका। ठीक है, मानव हृदय का औसत अनुशीतलन दाब कितना है, तो अ से अनुशीतलन और अ से 80, यानी कि 80 mmHg है, ये आपको याद रखना है। मानव हृदय का औसत अनुशीतलन दाब कितना है, तो 80 mmHg है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है, तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है वह 120 mmHg होता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। यानी कि अनुशीतलन दाब, अनुशीतलन दाब और प्रकुंचन दाब ये क्या होता है, और ये क्या होता है, बीपी होता है। क्या होता है, बीपी होता है। और बीपी कितना होता है हमारे शरीर में, बीपी कितना होता है, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर, यानी कि अनुशीतलन दाब को और क्या कहता है प्रकुंचन दाब को मिलाकर क्या होता है, बीपी बनता है। तो बीपी कितना होता है, बीपी होता है आपका 120/80 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि यही प्रकुंचन दाब बटा में अनुशीतलन दाब, तो 120/80। प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो प्रकुंचन दाब 120 mmHg होता है, और अनुशीतलन दाब कितना होता है, तो अनुशीतलन दाब जो होता है वो 80 mmHg होता है। तो इन्हीं दोनों का, यानी कि इसको बटा कर दिया जाता है, 120/80 हो जाता है हमारा बीपी, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ पे होता है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। क्या देता है, जल तथा ऊर्जा को देता है। और यह क्रिया कहाँ पे होता है, तो यह क्रिया जो है वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। जब भी क्वेश्चन आएगा कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि मानव शरीर के गुर्दे, जो गुर्दा अंग होता है उसी के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। तो मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दा के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो जो जठर ग्रंथियां हैं वह अमाशय में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। जठर ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो कॉकरोच में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है।
कॉकरोच में श्वास रंध्र कितना पाया जाता है, यानी कि कितना जोड़ा श्वास रंध्र होता है कॉकरोच में। तो कॉकरोच में श्वास रंध्र जो होता है वो आपका 10 जोड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। और इसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, कॉकरोच में ही हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी के कारण इसका खून का रंग जो होता है वो उजला होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यानी कि जो यूरिया होती है वह रक्त में यानी कि खून में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया जो होता है वह रक्त में आपका प्रवेश करता है यकृत से। कहाँ से प्रवेश करता है, तो यकृत से प्रवेश करता है, ये आपको याद रखना है, यानी कि लीवर से प्रवेश करता है। ठीक है, कहाँ से प्रवेश करता है, तो लीवर से प्रवेश करता है। और जो यूरिया है, यूरिया क्या है, तो यूरिया जो है शरीर का उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है, शरीर का उत्सर्जी पदार्थ है, विषैला पदार्थ है। क्या है, यूरिया क्या है, तो शरीर का उत्सर्जी पदार्थ है या विषैला पदार्थ है। और यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है, तो यकृत से यानी कि लीवर से प्रवेश करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। रक्त में यानी कि खून में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या आप कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह है आपका लीवर। कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि, तो लीवर है, यकृत है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में एक दूसरा क्वेश्चन और भी पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है हमारा स्किन, यानी कि त्वचा। क्या है, त्वचा है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो स्वपोषी पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें कौन कौन सा चीज़ का उपयोग होता है, तो उसमें होता है आपका प्रकाश का उपयोग होता है, प्रकाश का होता है, जल का उपयोग होता है, क्लोरोफिल का उपयोग होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो स्वपोषी पोषण होता है, जो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसमें ऑक्सीजन का कोई उपयोग नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो जो ऑक्सीजन है ये आवश्यक ये नहीं है, यानी कि जो O2 है ये आवश्यक नहीं है स्वपोषी पोषण के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि जब पौधों में श्वसन की क्रिया होती है तो इसके अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल होती है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त को थक्का बनाने में क्या सहायक होता है, यानी कि जब क्या होता है कि जब हमारा हाथ कट जाता है, ठीक है, जब हमारा हाथ कट जाता है तो खून निकलता है, तो आप लोग देखते होंगे कि खून निकलता है, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है कि थक्का यानी कि रक्त जो होता है वो लाल यानी कि थक्का टाइप का अजीब सा जम जाता है। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है, यानी कि कौन है जो जब हमारा हाथ कट जाता है तो उसको यानी कि खून को रोकता है, थक्का बनाकर रक्त को थक्का बनाकर खून को रोकता है। तो ये आपको याद रखना है,
कि यह रक्त बिंबाणु होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है रक्त को थक्का बनाने में? तो रक्त बिंबाणु होता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। यानी कि जब भी हमारा हाथ कट जाता है, ठीक है, जब हमारा हाथ यानी कि घायल हो जाता है, ठीक है, तो घायल हो जाता है तो रक्त बिंबाणु क्या करता है कि वहाँ पे रक्त को थक्का यानी कि थक्का जमा देता है और खून को रोक देता है, ठीक है, खून को स्त्राव को रोक देता है। तो यह रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त बिंबाणु होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे पूर्ण होती है? यानी कि जो हमारा भोजन होता है वो पूर्ण रूप से सही तरीके से कहाँ पे पचता है? तो हमारा भोजन जो होता है वो पूर्ण रूप से कहाँ पे पचता है? तो पूर्ण रूप से जो है वह छोटी आंत में पचता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। हमारा भोजन पूर्ण रूप से कहाँ पे पचता है? तो पूर्ण रूप से छोटी आंत में पचता है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि एक वयस्क मनुष्य का दांत जो होता है वो 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है, ये आपको याद रखना है। एक वयस्क मनुष्य का दांत कितना होता है? 32 होता है। और पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं, ये आपको याद रखना है। दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत 20 होते हैं और यह बचपन में ही जमते हैं और बचपन में ही टूट जाता है। दूध का जो दांत होता है वो बचपन में ही जमता है और बचपन में ही टूट जाता है, ये आपको याद रखना है। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो जो दांत होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं दांत, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृंतक, दूसरा होता है भेदक या रदनक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक, ठीक है, और चौथा होता है चवर्णक। कृंतक का काम होता है काटना, यानी कि दांत क्या करेगा? उसको काटेगा, किसी भी चीज को काटेगा। और भेदक या रदनक का काम क्या होता है? फाड़ना, यानी कि फाड़ता है वह। और चवरना का काम होता है चबाना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है भेदक या रदनक, और तीसरा होता है अग्रचवर्णक, और चौथा होता है चवर्णक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत 20 होते हैं और ये बचपन में ही जमते हैं और बचपन में ही टूट जाते हैं। और एक वयस्क मनुष्य का दांत होता है, यानी कि टोटल दांत जो होता है वो कितना होता है? तो 32 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मछली का जो हृदय होता है उसमें कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होती है वो 2 होती है, ये आपको याद रखना है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और रेंग के ऐसे करके जो रेंग के चलता है, यानी कि जो सांप हो गया, छिपकली हो गया, जो रेंग के चलता है, रेंग के चलने वाले जीव को कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? रेंग के जो जीव चलते हैं उसमें उसके हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो सांप हो गया, छिपकली हो गया, वो सब रेंग के चलता है, तो ये सब रेंग के चलता है, तो इसमें हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होगी? तो रेंग के चलने वाले जीव में कोष्ठों की संख्या जो होती है वो 3 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रेंग के चलने वाले जीव में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका, स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां कहाँ पे पाई जाती है? स्वाद कलियां क्या होता है? तो स्वाद कलियां जो जीभ पे आप लोग देखिएगा, आईना में जो हमारा जीभ है उसके ऊपर आप लोग देखिएगा कि छोटे छोटे इस तरीके से मतलब बिंदु टाइप के दिखाई देगा, तो वही क्या है? वही स्वाद कलियां। ये क्या
क्या करता है कि जब भी हम किसी चीज़ को खाते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को अपने मुंह में रखते हैं तो यह उसका स्वाद बताता है कि यह खट्टा है, मीठा है, तीखा है, ठीक है, ये बताता है। तो स्वाद कलियाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो जो स्वाद कलियाँ होती है जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है स्वाद कलियाँ। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है, चाइल का अवशोषण होता है। चाइल का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो चाइल का अवशोषण जो होता है वह हो जाता है आपका कोलन में। चाइल का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो कोलन में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला सवाल है आपका, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना है जो अवशेषी रंग है? तो ये आपको याद रखना है कि मनुष्य के आहार यानी कि जो हमारे शरीर में ऐसी कौन सा अंग है जो क्या है, जो बेकार है। तो ये आपको याद रखना है कि मनुष्य के आहार नाल की जो अपेंडिक्स है हमारे शरीर में, वह बेकार अवशेषी अंग है, वह बेकार अंग है, इसका कोई काम नहीं है। उल्टा ही यह क्या करता है कि उल्टा जब यह पक जाता है, ठीक है, तो आदमी को क्या करता है, ऑपरेशन करवा के इसको निकलवाना पड़ता है अपेंडिक्स को। ये नहीं तो ये फट जाएगा पेट में, तो क्या होगा कि पेट में जहर का काम कर देता है, यानी कि इससे आदमी का मृत्यु हो जाता है, इससे मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। तो जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है, यानी कि किस रचना को जो है कोई काम नहीं है बल्कि उल्टा ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो यह अपेंडिक्स है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अपेंडिक्स क्या करता है कि जब यह पक जाता है तो यह क्या करेगा कि आदमी इसको अपने शरीर से सर्जरी के द्वारा निकलवाता है, यानी कि ऑपरेशन करवा के निकलवाता है, ठीक है। नहीं तो ये पेट में अगर फट जाएगा तो वहाँ पे ये जहर का काम कर देता है और उससे आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, दांत अस्थि क्षय का क्या कारण है? दांत अस्थि क्षय का क्या कारण है? तो दांत अस्थि यानी कि दांत के खराब होने का क्या कारण है? दांत किस कारण से खराब हो जाता है, ठीक है। तो दांत के खराब होने का क्या कारण है? तो मीठी चीज का खाना, मीठी चीज को भी हम ज्यादा खाएंगे तो हमारा दांत खराब हो जाएगा। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, तो बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण भी होगा तो हमारा दांत खराब हो जाएगा। अगर हम दांतों की सफाई ना करेंगे, अगर दांत की सफाई ना करेंगे तो उससे भी हमारा दांत खराब होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी कि दांत खराब होने का कारण जो है वो इनमें से सभी है। मीठा चीज खाएंगे तो भी दांत खराब होगा, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करेंगे तो भी दांत खराब होगा, अगर हम दांत की सफाई नहीं करेंगे तो भी हमारा दांत खराब हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है आपका, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये आपको याद रखना है कि मनुष्य के मुख गुहा जो होते हैं उसमें लार ग्रंथियां कितने जोड़ा पाई जाती है? तो 3 जोड़ा पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती है? तो 3 जोड़ा पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ही हम बोलेंगे इमली, मिठाई, तो आपके मुंह में क्या होता है? लार आ जाता है। यह किस कारण से होता है? यही लार ग्रंथियां के कारण से होता है। यही है जो लार ग्रंथियां, जो क्या बोलते हैं, हम जब भी इमली या मिठाई बोलेंगे तो आपके मुंह से क्या होता है? लार आ जाता है। तो यह आपको याद रखना है कि मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथियां कितनी जोड़े पाई जाती है? तो 3 जोड़ी पाई जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में, यानी कि एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब
प्रकुंचन दाब एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब जो होता है वह 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप एक स्वस्थ मनुष्य तबे कहलाइएगा जब आपका क्या कहता है, प्रकुंचन दाब कितना होगा? प्रकुंचन दाब 120 होगा और अनुशीतलन दाब 80 होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तबे आप एक स्वस्थ मनुष्य कहलाइएगा। अगर यदि आपका बढ़ जाए या फिर कम जाए, ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये जब कमता है तो हम लोग बोलते हैं कि बीपी लो हो गया। ठीक है, ये जब कमता है तो बोलते हैं बीपी लो हो गया, और ये जब बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं कि बीपी हाई हो गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन है जो उभयलिंगी जंतु है? तो ये आपको याद रखना है, उभयलिंगी जंतु जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। उभयलिंगी जंतु किसको बोलते हैं? जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, यानी कि नर और मादा। नर और मादा जो होते हैं वो एक ही जीव में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उभयलिंगी बोलते हैं। तो इनमें से कौन है जो उभयलिंगी जीव है? तो ये आपको याद रखना है कि जो केंचुआ है, केंचुआ है, इसमें नर और मादा दोनों एक ही लिंग में होते हैं। नर और मादा दोनों एक ही में होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यह केंचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु। और उभयलिंगी जंतु किसको बोलते हैं? तो वैसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, यानी कि नर और मादा दोनों एक ही में होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो यह क्या कहलाता है? यह उभयलिंगी जंतु कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है आपका, अगर यदि आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो ये आपको जरूर बताया गया होगा उभयलिंगी के बारे में। ठीक है, उभयलिंगी के बारे में। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? हम आपको बताए हैं कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, यानी कि खून का रंग जो होता है वो क्यों लाल दिखाई देता है? तो खून का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी कारण से रक्त का रंग जो होता है, यानी कि खून का रंग जो होता है वो लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और हरे पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण कि हरे पेड़ पौधे का रंग जो है वह हरा दिखाई देता है। सॉरी, पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि जो हरित लवक है वो क्या है? हरित लवक क्या है? तो हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल जो है वो क्या है? तो एक वर्णक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पीत रस कहाँ से निकलता है? तो जो पीत रस होता है यह यकृत से, यानी कि यह लीवर से निकलता है, ये आपको याद रखना है। और यह बनता भी कहाँ पे है? तो यह लीवर में ही बनता है। पीत रस कहाँ पे बनता है? तो पीत रस लीवर में, यानी कि यकृत में बनता भी है और यकृत से निकलता भी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा? इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो होता है वो हमारे शरीर में चीनी को क्या करता है? पचाता है। ठीक है, तो जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो चीनी का पचना कम हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा चीनी का पचना। तो चीनी का पचना जब कम हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह रोग होगा, ये आपको याद रखना है। इसी को बोलते हैं कि शुगर हो गया, चीनी हो गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शुगर की बीमारी, चीनी की बीमारी, इसी को बोलते हैं मधुमेह रोग को ही। तो यह किसके कारण से होता है? इंसुलिन की कमी के कारण से होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, ठीक है, इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो चीनी का पचना जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसी के कारण से मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी को शुगर और इसी को चीनी बोला जाता है। ठीक है,
चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन जो होता है वो किस में होता है? तो द्विखंडन अमीबा में होता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? जो अंडाणु यानी कि यह किस में पाया जाता है? तो यह मादा में पाया जाता है अंडाणु, यानी कि किस में पाया जाता है? औरतों में अंडाणु पाया जाता है, ठीक है, औरतों में अंडाणु पाया जाता है। और जो जेंट्स होते हैं, जो मतलब कि जो मर्द होते हैं, उसमें शुक्राणु पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो अंडाणु का निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है? अंडाणु का निषेचन तो फैलोपियन नलिका में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है? तो अंडाणु का निषेचन जो होता है वो फैलोपियन नलिका में होता है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि अंडाणु और शुक्राणु की मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो अंडाणु और शुक्राणु की मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन बोलते हैं, निषेचन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ये भी आता है कि जब नर और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है? नर और मादा युग्मक का संलयन यानी कि जब निषेचन होता है तो क्या बनता है? तो जब निषेचन होता है तो जाइगोट बनता है, यानी कि भ्रूण बनता है, ठीक है। जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है, और यही क्या होता है कि यही बाद में बच्चा का रूप लेता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाणु का निषेचन जो औरतों में पाया जाता है, ठीक है, अंडाणु, तो अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल में नर प्रजनन अंग जो है वह पुंकेसर होता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, स्वपोषी पोषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करता है उसी को क्या बोला जाता है? स्वपोषी पोषण बोला जाता है। जो अपना भोजन खुद से बनाता है, स्वयं से अपना भोजन बनाता है, यानी कि खुद से बनाता है, उसी को स्वपोषी पोषण बोला जाता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, ठीक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है मनुष्यों में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, यानी कि जब हम भोजन कहाँ से शुरू करते हैं? मुंह से भोजन शुरू करते हैं। तो मुंह से भोजन शुरू करते हैं तो यहीं से क्या होता है कि हमारा भोजन पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। मुंह से ही हमारा पाचन क्रिया जो होती है, मनुष्य में पाचन क्रिया जो होती है वह कहाँ से शुरू हो जाती है? तो मुंह से ही शुरू हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कितने एक्स पर देखा जाता है? तो 10 एक्स पर देखा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 10 एक्स पर देखा जाता है, ये आपको याद रख लेना है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी कि खून का कौन सा अवयव होता है जो घायल स्थान से, यानी कि जहाँ पे हमारा क्या होता है, यानी कि हाथ कटा हुआ है, जहाँ पे हमारा घायल मतलब कि स्थान है, ठीक है, जहाँ पे आदमी को घाव हो गया है या फिर हाथ कट गया है, ठीक है, तो रक्त स्राव के मार्ग को, यानी कि जब हमारा हाथ कट जाएगा तो क्या होगा कि जब हमारा हाथ
जाएगा तो खून गिरेगा, ठीक है। तो इसी स्राव के मार्ग को यानी कि रास्ता को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कौन करता है? तो रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध जो है यानी कि जो रक्त को थक्का बनाता है, यह काम कौन करता है? रक्त को थक्का कौन बनाता है? तो रक्त बिंबाणु बनाता है। तो प्लेटलेस, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है प्लेटलेस, ठीक है। रक्त बिंबाणु को ही बोला जाता है इंग्लिश में प्लेटलेस। तो जब हमारा हाथ कट जाता है तो खून निकलने लगता है, तो आप लोग देखते होंगे कि उसी को बंद यानी कि खून के स्राव को बंद करने के लिए क्या होता है कि वहाँ पे खून जम जाता है, ठीक है। खून का थक्का बन जाता है और खून जो है वो गिरना रुक जाता है, यानी कि खून बाहर निकलना जो है वो रुक हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो यह किसके कारण से होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण से होता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों का होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि आरबीसी का जीवन काल जो है वो कितना दिनों का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसका जीवन काल कितना होता है? तो उसका अवधि यानी कि जीवन काल जो होता है वो 120 दिन तक होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है, जो डब्ल्यूबीसी होता है यानी कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, जो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, इसी को हिंदी में बोला जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है, ये आपको याद रखना है। कितना दिनों का होता है? 12 से 20 दिनों का। पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसका जीवन अवधि कितना दिनों का होता है? लाल रक्त कोशिकाएं की जीवन काल कितना दिनों का होता है? तो 120 दिन का होता है, ये आपको याद रखना है। और श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका 12 से 20 दिन का होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। श्वेत रक्त कणिकाएं कोशिकाएं क्या है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जब हमारे देखते हैं होंगे आप कि जब आपका थोड़ा सा हाथ कट जाएगा तो देखिएगा कि आपका उजला उजला टाइप का पंछा बहेगा, ठीक है, वही क्या है आपका? वही है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इसी का जीवन काल जो होता है वो 12 से 20 दिनों का होता है। और जो लाल रक्त कोशिकाएं होता है उसका जीवन काल होता है आपका 120 दिनों का, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है रक्त को? तो ये आपको याद रखना है कि नीलय द्वारा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वह आपका होता है, ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? तो कोशिका द्रव में होता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुक्त मुद्रा के रूप में जाना जाता है? अगर मान लीजिए हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा बन गया, ठीक है, हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा बन गया तो जितना ऊर्जा का ज़रूरत रहेगा वो यूज हो गया, ठीक है, जितना ऊर्जा का ज़रूरत रहेगा वो यूज हो गया और बाकी जो ऊर्जा होता है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में संचित हो जाता है? एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। और एटीपी को ही कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। और एटीपी को ही क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, एटीपी। तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में
कौन जाना जाता है, तो एटीपी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है, ठीक है, कैसे निकलता है, तो जल से निकलता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं कि मिट्टी से जल लेते हैं, क्या करते हैं, मिट्टी से जल लेते हैं, यानी कि H2O को लेते हैं, ठीक है। यही H2O यानी कि यही इसका ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो यही ऑक्सीजन जो है वो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसी को वायुमंडल में छोड़ते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कैसे, तो जल से निकलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किस में होता है, तो जो स्वपोषी पोषण किस में होगा, जो अपना भोजन खुद से बनाएगा, स्वयं से बनाएगा, यानी कि जो अपना भोजन क्या करेगा, खुद से बना लेता है। तो अपना भोजन खुद से कौन बनाता है, तो पेड़ पौधे बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे। तो अपना भोजन जो है वो स्वयं से कौन बनाता है, पेड़ पौधे बनाते हैं। तो स्वपोषी पोषण किस में होगा, तो पौधों में होगा, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं, तो हरे पेड़ पौधे को उत्पादक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि हरे पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, तो हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। इससे पिछले भी हम बताए हैं, ये क्वेश्चन को आपका रिपीट हो गया। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है। तो यकृत में कौन सा रस बनता है, तो यकृत में पीत रस बनता है, तो पीत रस बाहर निकलता है। तो यकृत से बाहर कौन सा रस निकलता है, तो बाहर पीत रस निकलता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है। तो जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ जो का निष्कासन जो होता है वह कहलाता है आपका उत्सर्जन। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से जो है वह यूरिक अम्ल, अमोनिया और यूरिया ये सभी बनता है, ठीक है। यूरिक अम्ल, अमोनिया और यूरिया ये सभी बनता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है और ये आखिरी सवाल है, आपका लास्ट सवाल है, ठीक है। आखिरी सवाल है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। जो यूरिया होती है वह रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया खून में कहाँ से प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बताए हैं, ये अभी रिपीट हो चुका है, आपको पता होगा इसका आंसर। तो आप जल्दी से अपना कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में जो है वह आपका यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, यकृत से, यानी कि लीवर से प्रवेश करती है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि उनका एग्ज़ाम की तैयारी भी जो है वो मजबूत हो सके। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप सारे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर यहीं तक था। अब आपका क्वेश्चन आंसर यहीं पे आपका वीडियो जो है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे ऐसे ही सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग मन लगा के पढ़िए और मन लगा के हंसिए, मुस्कुराइए और मन लगा के पढ़िए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।